बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे उभय प्रतिरोधक पदार्थ क्या होते हैं। यानी उभय प्रतिरोधक पदार्थ जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन में अगर हम अल्प मात्रा में अम्ल अथवा क्षार मिला दें तो उनके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर जैसे अपन देखते हैं, मान लीजिए कोई एक विलयन है, इस विलयन का जो pH है, इस विलयन का pH मान लीजिए 7.6 है, इसका मान है। इस पदार्थ में अपन इस विलयन में एक ऐसा पदार्थ डाल देते हैं, अपने कोई एक बाहर से पदार्थ मिला दिया। इस पदार्थ को मिलाने के बाद यदि मैं इस विलयन में या तो थोड़ी सी मात्रा में अल्प मात्रा में यदि अम्ल मिला दूं या क्षार मिला दूं तो इसके pH मान में, इस विलयन के pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हमने कुछ इस प्रकार का पदार्थ मिला दिया जो इसके अम्ल अथवा क्षार के मान को, pH मान को परिवर्तन होने से उसका विरोध करता है, उसको रोकता है। अगर हम थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मिला दें तो इसका pH कितना हो जाना चाहिए था? कम हो जाना चाहिए था। अगर क्षार डालते हैं तो इसका pH बढ़ जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता इस विलयन का। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एक पदार्थ डाल दिया। उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधक या बफर कहते हैं। यानी बफर या उभय प्रतिरोधक, ये पदार्थ अब क्या है? ये पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? उभय प्रतिरोधक। यानी ये अम्ल और क्षार दोनों का ही विरोध करते हैं, इसलिए इसको उभय प्रतिरोधक कहते हैं और इनको बफर भी कहा जाता है। तो ये वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में उपस्थित होने पर उस विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल अथवा क्षार मिलाने पर भी उस विलयन के pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होने देते। उभय प्रतिरोधक या बफर विलयन कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं उभय प्रतिरोधी क्रिया की। ये क्रिया क्या होती है कि जब कोई भी विलयन में थोड़ी सी मात्रा में हम अम्ल या क्षार मिला देते हैं तो pH मान में परिवर्तन का ये जो पदार्थ है ये प्रतिरोध दर्शाता है। तो इसके इस कार्य को, इस विलयन के कार्य को हम क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधी क्रिया कह देते हैं। यानी ये विलयन जब इनके मान को, इसके जो प्रभाव है, इसके प्रभाव को जब प्रतिरोध दर्शाएगा, विरोध दर्शाएगा, pH मान में परिवर्तन नहीं होने देगा, उसकी इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधी क्रिया कह देते हैं। उभय प्रतिरोधी क्रिया, ये उभय प्रतिरोधी क्रिया कहलाती है। यानी pH मान में परिवर्तन होने को रोकना। pH मान उतना ही बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहता है। क्यों? क्योंकि उस विलयन में एक ऐसे उभय प्रतिरोधी पदार्थ मिले हुए होते हैं। अब अपन बात करते हैं ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं या तो दुर्बल अम्ल और उसी का ही प्रबल क्षार के साथ लवण का मिश्रण होता है। क्या क्या हो सकते हैं ये? अगर अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो दुर्बल अम्ल प्लस इसका प्रबल क्षार के साथ बना हुआ लवण, इनका मिश्रण होता है। अपन इसका एग्जाम्पल अगर देखें, दुर्बल अम्ल की बात करें तो CH3COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है बच्चों, वो एक दुर्बल अम्ल होता है और इसका जो है क्षार के साथ अगर अपन इसका एक लवण ले लें यानी NaOH के साथ, तो ये क्या बना देगा? CH3COONA। तो ये जो इनका मिश्रण जो है ये पूरा ही पूरा, ये कहलाता है बफर या उभय प्रतिरोधी पदार्थ। ये इनके एग्जाम्पल है। यानी ये जो होते हैं, अगर अपन इसको इसमें विलयन में डाल दें तो इस विलयन के pH में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे अल्प मात्रा में हम उसमें क्षार डाल दें, चाहे अल्प मात्रा में हम उसमें अम्ल मिला दें, लेकिन pH मान जो है उतना ही बना रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जो पदार्थ हैं ये किसी भी विलयन के pH को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। एक और अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें, ये तो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल का है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका कि दुर्बल क्षार प्लस इसी के ही जो दुर्बल क्षार हमने लिया है उसका प्रबल अम्ल के साथ
लवण का विलयन, मिश्रण जो होता है उसको अपन कह सकते हैं, जैसे अपन बात करते हैं दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का किसी प्रबल अम्ल के साथ अगर अपन एक लवण बना दें, मान लीजिए इसकी क्रिया HCl से करा दें, तो हम बन जाएगा NH4Cl। तो इसका जो मिश्रण होगा ये क्या कहलाएगा, ये भी बफर कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों बफर जो होते हैं या उभय प्रतिरोधक पदार्थ वे होते हैं जो मृदा विलयन में अगर उपस्थित हैं तो वो मृदा विलयन के pH को परिवर्तित होने से रोकते हैं। चाहे उसमें अल्प मात्रा में अम्ल मिला दिया जाए, चाहे क्षार मिला दिया जाए, वो उसके pH को परिवर्तित नहीं होने देते। चाहे pH 4 है तो 4 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने देता। लेकिन अपन इनकी मात्रा बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तब pH परिवर्तन हो सकता है। उस समय संभव है कि pH परिवर्तित हो जाए। अब अपन बात करते हैं कि इन उभय प्रतिरोधी पदार्थों के गुण क्या होते हैं। इनके विशेष रूप से 2 गुण होते हैं। देखते हैं अपन इनके 2 गुण कौन कौन से होते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण। उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण। बच्चों इसके जो गुण हैं मुख्य रूप से 2 इसके गुण पाए जाते हैं, विशेषताएं जो हैं कि प्रत्येक उभय प्रतिरोधी विलयन का pH मान जो होता है वो निश्चित होता है और उसके विलयन में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कि अगर हम अल्प मात्रा भी मिला दें तो उसके pH विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये pH परिवर्तन का विरोध करता है। दूसरा जो इसका गुण है वो ये है कि उभय प्रतिरोधी विलयन का pH अधिक समय तक स्थिर बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है और इस पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के इसके जो 2 गुण हैं मुख्य रूप से, पहला तो ये कि ये pH परिवर्तन का विरोध करता है, यानी pH परिवर्तन अपरिवर्तित, pH मान जो है इसका अपरिवर्तित रहता है। दूसरा क्या है कि pH जो है अधिक समय तक स्थिर बना रहता है और तनुता का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। तनुता मतलब अगर उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, विलयन अगर थोड़ा तनु हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, तो भी उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होने देते उभय प्रतिरोधी पदार्थ जो होते हैं। बच्चों अपन बात करते हैं उभय प्रतिरोधी क्षमता की, यानी मृदा में अम्ल या क्षार मिलाने से उसके pH मान में परिवर्तन होता है। यानी अगर हम उसमें अम्ल मिला दें या क्षार मिला दें तो उसके pH मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अर्थात मृदा अम्ल अथवा क्षार दोनों के लिए ही प्रतिरोध दर्शाती है, यानी मृदा जो होती है, मृदा विलयन जो होता है वो अम्ल और क्षार दोनों के लिए ही प्रतिरोध दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, जिसे मृदा की प्रतिरोधन क्षमता कहलाती है। यानी वो मृदा विलयन उस पर्टिकुलर अम्ल अथवा क्षार के प्रति कितना अपना प्रतिरोध दर्शाता है, कितना विरोध करता है, वो उसकी प्रतिरोधी क्षमता कहलाती है। मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता जो होती है कॉलोइड पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस मृदा में जितनी अधिक मात्रा में मृत्तिका यानी क्ले होती है, मृत्तिका से अर्थ अपन पहले पढ़ चुके हैं, मृत्तिका यानी क्ले, यानी जिस मृदा में क्ले की मात्रा जितनी अधिक होती है तथा इसके साथ साथ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होती है, क्ले और कार्बनिक पदार्थ इन दोनों की मात्रा जितनी अधिक होगी, इनकी मात्रा जितनी अधिक होती है, उस मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो ये अगर पदार्थ उस मृदा में उपस्थित हैं तो उस मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। मृदा की अगर अपन दूसरी बात करें तो मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता द्वारा भी मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है। किस प्रकार से होती है
कि मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता अधिक होने से, जितनी उसकी धन आयन विनिमय क्षमता अधिक होगी उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता भी अधिक होती है। तो दूसरी अगर अपन बात करें तो अगर उसकी धन आयन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होगी उसकी उभय प्रतिरोधी क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। उभय प्रतिरोधी क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। हम कह सकते हैं कि ये इसकी प्रोपोर्शनल होती है, यानी मृदा में अगर मृत्तिका या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी उभय प्रतिरोधी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। साथ में अगर धनायन विनिमय क्षमता भी उस मृदा की अधिक है तो भी उसकी उभय प्रतिरोधी क्षमता अधिक होगी। इसी प्रकार से बच्चों 50% बेस संतृप्त मृदा जो होती है, यानी बेस संतृप्त जब होती है मृदा की 50% अगर है तो वो मृदा सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। 50%, ये ध्यान रखना, 50% बेस संतृप्ति पर, इस चीज को अपन पढ़ चुके हैं, बेस संतृप्ति पर मृदा जो होती है वो मैक्सिमम उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। अब अपन बात करते हैं बच्चों उभय प्रतिरोधन का महत्व क्या होता है। अपन देखते हैं उभय प्रतिरोधन का महत्व। अब अपन देखते हैं बच्चों उभय प्रतिरोधन का महत्व। उभय प्रतिरोधन का महत्व, क्या इसका महत्व होता है उभय प्रतिरोधन का। अपन इसका महत्व देखते हैं। तो पहला इसका जो महत्व है बच्चों वो है मृदा का स्थायीकरण, यानी उभय प्रतिरोधन से क्या होता है, मृदा का स्थायीकरण किस प्रकार होता है अपन ये देखते हैं। मृदा का स्थायीकरण, मृदा का स्थायीकरण यानी मृदा पीएच में अचानक परिवर्तन होने से मृदा वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव पौधे जो होते हैं उसके पोषक तत्वों की जो प्राप्ति होती है उस पर पड़ता है। यदि पीएच में अधिक परिवर्तन हो जाए, अगर मान लो पीएच में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव जो हैं वो बड़ी मात्रा में हानि पहुंचती, यानी पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं पीएच मान के अत्यधिक परिवर्तन से। अतः मृदा का उभय प्रतिरोधन जो होता है उसके इस गुण को, जो उसकी हानि होती है, पौधों की हानि हो सकती है, सूक्ष्म जीव की हानि होती है, उसको बचाते हैं और मृदा को स्थायीकरण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से उभय प्रतिरोधन जो होता है वो मृदा के स्थायीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी अपन बात करते हैं कि इसके लिए जो इसका उपयोग है, महत्व है, वो है कि मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा, मृदा सुधारकों मृदा जो होती हैं उसके जो मृदा को सुधारने वाले जो कारक होते हैं उनकी आवश्यक मात्रा। इसको अपन देखते हैं किस प्रकार से ये प्रभावित होती है उभय प्रतिरोधन से। तो मृदा की उभय प्रतिरोधन जो क्षमता है वो मृदा पीएच में परिवर्तन के लिए आवश्यक, अगर आप उसको मृदा पीएच में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, आवश्यक चूना या गंधक की मात्रा इसका निर्धारण करती है। अगर उसमें गंधक मिला दें या चूना मिला दें तो हम उसके पीएच मान को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कितनी पीएच के हिसाब से उसमें कितना चूना डालना है या कितनी मात्रा में गंधक डालना है, ये डिपेंड करता है उसकी प्रतिरोधन क्षमता पर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने पर पीएच परिवर्तन के लिए उतनी ही अधिक मात्रा में चूना या गंधक की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यक मात्रा भी क्या करती है, उभय प्रतिरोधन क्षमता जो है वो निर्धारित करती है कि जिस मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होगी उसके लिए उतना ही चूना या गंधक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर में, आज ही चैप्टर अपना ख़त्म हो जाता है, 5वां चैप्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसका अपन डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपके अगर काम आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने जो मित्र हैं, अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।